few examples जो अभी भी जो जिस sectors में बहुत development हो रहे हैं, and that is a sector which textiles is something which is very basic. तो लोग बोलते हैं यार ये तो एकदम सनसेट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में ऐसा क्या हो रहा है, देयर हैव बीन सो मेनी लॉसेस दैट हैव हैपेंड इन द सेक्टर, सो मेनी कंपनीज गोइंग बैंकरप्ट, व्हाई दिस सेक्टर एक्साइट्स यू? तो व्हाट वी हैव सीन इज दैट जब भी ग्लोबली कोई भी सप्लाई चेन शिफ्ट होता है ना, तो आपको उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ग्लोबली सप्लाई चेन्स बनने में ना बहुत साल, डेकेड्स लग जाते हैं, एंड व्हेन दे शिफ्ट, दे जस्ट डोंट शिफ्ट फॉर 1 year और अ कपल ऑफ क्वार्टर्स, they shift for many years. And that is what we saw when COVID was just we were recovering from COVID. What happened is that the major shift had happened over the past 10-15 years. If you look at, from China, manufacturing was shifting to Bangladesh or countries like Cambodia, Vietnam, and all these countries. China was already losing market share, right? But the point is that it did not come to a country like India, जहां पे हमारे पास कॉटन में अगर आप देखोगे तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस, पूरा रॉ मटेरियल से लेके एंड हमारे पास स्पिनिंग, जिनिंग, एवरीथिंग, मतलब राइट अप टू फैब्रिक्स एंड गारमेंटिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं वी वर लैकिंग इन अ फ्यू थिंग्स, है ना? बट वही सेम इकोसिस्टम हमारी होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने डिस्प्ले किया था. तो अगर आप देखो, हमारे यहाँ से वेल्सपन या इंडोकाउंट ऐसे लीडर्स निकले हैं जिन्होंने होम टेक्सटाइल बहुत अच्छे से कैप्चर किया था. यूएस में वी आर लाइक डोमिनेंट इन होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ऐसा अप्रैल में नहीं हो रहा था. उसका रीजन था बहुत सारी जगह पे मैनमेड फाइबर की अवेलेबिलिटी इंडिया में इतनी अच्छी नहीं थी जो चाइना में थी, और बांग्लादेश जो है या ये सारी जो छोटी कंट्रीज थी, वहां पे मैन पावर बहुत सस्ता था पहले, और फिर कैपेबिलिटीज डेवलप हो गई और जिसको हम मैच नहीं कर पा रहे थे. तो कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम ये भी थी कि इंडिया में क्योंकि वुमेन मेजरली आर इनटू गारमेंटिंग, स्टिचिंग, है ना, तो ये स्टिचिंग यूनिट्स में आपको अगर 3 यूनिट्स काम करना है, तो इंडिया में वो फैसिलिटीज थी नहीं ज्यादा, जो क्योंकि वुमेन को इंडिया में ट्रेडिशनल फैमिलीज हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, सो दे कैन नॉट बी 3 दिस थिंग, क्योंकि रात की शिफ्ट पे वुमेन आएगी नहीं, बिकॉज सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट एक कंपनी थी केपीआर मिल्स करके, उसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और वो उन्होंने पूरी ऐसी फैसिलिटी बनाई जहां पे आपकी पूरे कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई के लिए स्कूल्स भी है, और सारा कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जहां पे वुमेन की सेफ्टी इंश्योर की उन्होंने. उनको घर पे बहुत ज्यादा जो टाइम देना पड़ रहा था, उसको टेक केयर किया कि भाई उनकी सारी दूसरी चीजें टेक केयर हो जाए, एंड स्टिल दे कैन कम एंड वर्क इन मल्टीपल शिफ्ट. तो मल्टीपल शिफ्ट बहुत कम जगह सक्सेसफुल हुआ, लेकिन होना चालू हो गया था केपीआर के एग्जाम्पल के थ्रू. हमारे पास एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे शाही एक्सपोर्ट्स विच वाज नॉट लिस्टेड, जिसने बहुत ज्यादा ग्रो किया था इस बैकड्रॉप में भी, जहां पे इनफैक्ट इंडिया से कुछ ना कुछ स्टिचिंग बांग्लादेश ही शिफ्ट हुई होगी, इंडिया कुछ आई नहीं, लेकिन एक आध विनर ऐसा निकलना चालू हुआ था. और कोविड के बाद हमने ये देखा बांग्लादेश का पूरा सप्लाई चेन कैसा था पता है? इट वॉज जस्ट मियरली सोर्सिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना, इंडिया, हियर देयर, स्टिचिंग एंड एक्सपोर्टिंग. तो 2 साइड शिपिंग इन्वॉल्व थी कि आप चाइना से कई बार मैनमेड फाइबर ले रहे हो, इंडिया से मान लो कॉटन ले रहे हो, उसको गारमेंट्स को स्टिच कर रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपोर्टिंग टू द यूएस. एंड कोविड में पूरा सप्लाई चेन थोड़ा मिसमैच हो गया, तो 2 साइड शिपिंग है, तो आपका जो टाइम टू डिलीवरी है वो और ज्यादा लेट होना चालू हो गया. तो ऑर्डर शिफ्ट होने चालू हुए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में कॉटन में तो एटलीस्ट हमको कहीं से लेना नहीं है. हमारे पास बहुत ज्यादा तिरुपुर में ये सब फैक्ट्री है, पूरा जिनिंग से लेके पूरा गारमेंटिंग तक वो कर रहे थे. तो यहीं पे क्योंकि आपको पूरा चेन मिल रहा था, तो एक ही साइड शिपिंग है कि आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, ज्यादा मल्टीपल इंपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे थे नहीं. तो वहां पे हमको चांस मिला कि अप्रैल में हम कुछ एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे. एंड आई हैड माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय सीए डेज who are running at higher positions in PDS is a largest sourcer in fact for textile in the whole world, and they were also saying कि धीरे धीरे उनके क्लाइंट से उनको फीलिंग आ रहा है कि उनको डिरिस्क करना है बांग्लादेश से या डिरिस्क करना है वियतनाम से, क्योंकि वियतनाम में वेजेस बढ़े थे और बांग्लादेश में ये सप्लाई चेन वाले बैलेंसेस थोड़े मिसमैच थे. तो वो ट्रेजेक्टरी जस्ट चालू हुई थी जैसे 2022 में थोड़ा रिसेशनरी फेज आ गया बिकॉज ऑफ रशिया वॉर एंड एवरीथिंग, एंड हेंस दीस कंपनीज डिड नॉट ग्रो. बट धीरे धीरे इकोसिस्टम तो बन रहा था. हमारा फोकस हमेशा यही होता है कि कहां पे इकोसिस्टम बन रहा है, कौन उसको बना रहा है. जैसे इंडिया में गोकुलदास करके एक कंपनी है वो बना रही थी, या किटेक्स गारमेंट्स करके एक थी कंपनी जिसने इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट केपेक्स ऑफ इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, उसने 5,000 करोड़ का केपेक्स बोला मैं करूंगा धीरे धीरे फेजेस में इन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, जिसमें मैं रॉ कॉटन लूंगा, जिनिंग भी खुद करूंगा, स्पिनिंग भी खुद करूंगा, फैब्रिक भी बनाऊंगा, उसकी डाइंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग ओके मेरे यहाँ से फैक्ट्री से. ऐसा केपेक्स हमने इंडिया में कभी सुना नहीं था. एंड दैट एनकरेज अस कि बॉस अब कुछ कुछ विजनरी एंटरप्रेन्योर्स भी जो है ऐसा देख रहे हैं. अच्छा, इनका भले पास थोड़ा सा वैसा हो, लेकिन ये लोग अपने सेक्टर के अच्छे लोग थे जिन्होंने सेक्टर में बहुत अच्छी चीजें की थी, राइट. तो हमको ये दिखने लगा कि किड्स गारमेंट्स में और कुछ कुछ कंपोनेंट्स इंडिया की टुवर्ड्स
शिफ्ट होना चालू हुए थे। एंड वहां पे हमको लगा कि अगर हम ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट होता है यूएस में अप्रैल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट होता है यूरोप में, और बनाते वो एक ढेले भर का नहीं है, और ना उनकी कोई वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन में दे डोंट वांट स्टिचिंग टू गो देयर, राइट? आज जो भी यूएस बातें कर रहा है कि मैं ये टैरिफ करूंगा वो टैरिफ, उनको टेक्सटाइल में कोई नीड नहीं है ना, क्योंकि वो दे डोंट वांट मैन्युफैक्चरिंग टू शिफ्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स ओवर देयर, दे माइट वांट maybe some battery या some solar या some XYZ other component, high precision component manufacturing to shift over there, auto ये सब। but textile में तो the wage levels that are there, it will not be sustainable in the US, it like 10x है उनका wage level, तो they will not sustain at all। तो this is one sector जिसमें हमको देखा कि यहाँ पे ना जो ग्लोबली लीडर्स बात कर रहे हैं ना, वो सेक्टर भले ग्रो ना हो, टेक्सटाइल में कोई ऐसा नीड नहीं है ना कि हमारा सेक्टर का डिमांड कोई 15-20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास 10% सोर्सिंग भी शिफ्ट होती है यूएस की, 10% भी शिफ्ट होती है यूके की, तो ये साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस के लिए बहुत ह्यूज है। इतना शिफ्ट अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर होएगा जो कैपेसिटी 5x या 10x या 15x उसको ले जाने का चांस मिलेगा, और अगर वो मिलेगा, और हमने ये हमेशा देखा है कि ये सिमिलर तरह के बिजनेसेस, सोलर हो चाहे कोई भी हो, वो आप बांग्लादेश में देखोगे या चाइना में देखो, कहीं पे भी देखोगे, वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से या सबकी वजह से आदमी बिजनेस तो अच्छा बना लेता है, लेकिन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन इतनी मिलती नहीं है। इंडिया में क्योंकि इंडियन एंटरप्रेन्योर को पता है मेरा कोई यहाँ पे दूसरा सपोर्टर नहीं है, इनफैक्ट इंडिया एक्चुअली पिछले 4 साल गवर्नमेंट सपोर्ट हैज गॉन अप सब्सटेंशियली, बिकॉज पीएलआई या जैसे सोलर में मैंने आपको बताया एएलएमएम, तो अब वो एलिमेंट तो आ ही गया, प्लस एंटरप्रेन्योर, लेकिन उससे 10 साल पहले तो यही सोच के बैठा था कि मेरे को खुद से ही है ना, तो वो अपना सेल्फ सस्टेनेबल भी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, अब इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन रीअरेंजमेंट्स। तो देयर आर मल्टीपल फोर्सेस व्हिच आर एलिंग, है ना, तो कभी भी किसी ट्रेंड में अगर मल्टीपल जगहों से बेनिफिट मिलता है ना, तो वहां पे फिर चेंज जो है वो लार्ज आ पाता है, और अगर कोई भी ट्रेंड में फ्रिक्शन है ना, तो वो चेंज आते आते बहुत साल लग जाते हैं। एंड दैट्स वेयर वी थॉट दैट दिस मोशन दैट टेक्सटाइल गॉट, इट वाज लाइक अ बॉल दैट वाज सेट इन मोशन, बीच में कुछ कुछ स्पीड बम्स आ रहे थे, लेकिन उसकी पेस एक्सेलरेट होने वाली है कि इंडिया से सोर्सिंग बढ़नी चाहिए। एंड वो अब धीरे धीरे, इफ यू लुक एट गवर्नमेंट के लिए भी, व्हेन वी आर टॉकिंग यूथ जॉब्स या ये वो, या हम बोल रहे हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, तो बढ़ेगी कैसे जब लोग फार्म लेबर शिफ्ट होंगे कहीं मैन्युफैक्चरिंग में। और सबसे इजीएस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है टेक्सटाइल में, आप 3 हफ्ते की ट्रेनिंग से उसको स्टिचिंग करना सिखा सकते हो। आप दूसरा कौन सा सेक्टर है, इंजीनियरिंग या कहीं पे भी, उसको या तो पढ़ाई लिखाई चाहिए होगी, या तो कुछ मैकेनिक सीखना पड़ेगा, या कुछ ट्रेनिंग 6-8 महीने की चाहिए होगी। बट दैट्स वेयर वी थॉट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस people can happen, and we had stories in a KPR or other where 3 people in a family have joined these textile firm, और वहां से उनका ESOP, उनका एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स में उनका पीएफ बनना चालू हो गया, उनको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ मिलनी चालू हो गई। उससे पहले वो जहां काम कर रहे थे वो तो एक मतलब डे जॉब जैसा था, कोई सिक्योरिटी नहीं, अब आपकी जॉब सिक्योरिटी जैसी हो गई। आप 3 मेंबर कमा रहे हो, आप 20-25 हजार रुपया भी कमा रहे हो, तो भी एक बहुत अच्छी इनकम आप घर पे ले जा पा रहे हो क्यूमुलेटिवली। एंड दैट इज वेयर we thought कि now India government would also want कि लोगों की लाइफ में ऐसा गेम चेंजिंग हो, तो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स बने, तो they will also encourage facilities like that। So टेक्सटाइल में हमको ये सारी चीजें होते हुए दिख रही थी। इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस भी थी, है ना, आप देखो कॉस्ट ऑफ लेबर के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, लीड टाइम हमारा कम, और कॉटन में तो हम बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड भी थे। और ये ग्लोबल जो मैं आपको बोला था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो थे, जो डोमिनेंट था चाइना या ग्लोबल क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स में आपका बांग्लादेश या अदर कंट्रीज से इंडिया की तरफ शिफ्ट आने में थोड़ा थोड़ा हमको ट्रेंड जो है इंडिया की तरफ जाते हुए दिख रहा था। और कोविड के बाद जैसे मैंने आपको बोला कि दैट shift slowly and gradually started because of supply chain mishaps that were happening during that period। अब अगर यूएस की अपॉर्चुनिटी देखो तो यूएस $107 बिलियन ऑफ इंपोर्ट करता है टेक्सटाइल्स, है ना, तो $107 बिलियन से आप अगर 10% ट्रैक कर पाते हैं तो व्हाट कैन बी द आउटकम, है ना, वो अगर आप देखो तो बहुत बड़ा लार्ज आउटकम हो सकता है। और आप अगर देखो सप्लाई चेन कंसोलिडेशन भी हो रहा है कि आप इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, पहले लोग बोल रहे थे चाइना +1, अब लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश +1, है ना,
तो ये हम नहीं, ये कोई ना कोई H&M की या कोई ना कोई बड़े ब्रांड्स की बैलेंस शीट्स अगर आप पढ़ोगे तो उनके एनुअल रिपोर्ट्स में वो लोग ये रिस्क को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, lot of these companies like a Zara or an H&M had large orders which got stuck and they were scrambling for capacities overnight, because वो अपने कस्टमर को तो नहीं बोल सकते ना कि भाई ये बांग्लादेश में ऐसा हो गया, इस वजह से मेरा कॉस्ट ज्यादा है, इस वजह से मैं नया कलेक्शन नहीं ला पा रहा हूँ. So that rearrangements had to happen in USA. होम टेक्सटाइल में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी आप देखो तो इंडिया एक डोमिनेंट जो है ला पा रहा था बिकॉज ऑफ द ओवरऑल यू कैन से ट्रेंड शिफ्ट दैट हैड हैपेंड ओवर मेनी ईयर्स. तो वो सेम चीज क्या आपके यूरोप में या यूएस में हो सकती है गारमेंटिंग में? अगेन यूरोप जो है, यूके अलोन इंपोर्ट्स 20 बिलियन यूरोज ऑफ, एंड इफ यू लुक एट के चाइना का मार्केट शेयर तो कम हुआ, लेकिन वो गया किसको? वियतनाम और बांग्लादेश को गया, और वो धीरे धीरे हमको वहां से विन करना है, इज व्हाट वी बेसिकली आर फोकसिंग ऑन. गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में जैसे मैंने आपको बोला कि उसने एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया, रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ब्लैकस्टोन उसमें एक मान लो इंस्टीट्यूशन आया, वहां से उन्होंने शिवरामन गणपति आए, उन्होंने जो है क्लियर वाटर, सॉरी पहले ब्लैकस्टोन को से क्लियर वाटर ने बाय कर लिया, और फिर क्लियर वाटर ने जो है शिवरामन को इंट्रोड्यूस किया, और वो जो टेक ऑफ हुआ वो हमने पिछले 4-5 साल में अगर आप देखोगे तो गोकुलदास एक जो एलिंग टेक्सटाइल फर्म होती थी जिसका कोई टर्नओवर तो 1,000 करोड़ आ रहा था लेकिन पैट नहीं आ रहा था, वहां से आज वो 3-3.5 करोड़ का टर्नओवर करने लगे. उसने 2 एक्विजिशंस किए हैं पिछले 6-8 महीने में. इट्स बिकम दैट लार्ज. सो दैट्स व्हाट the whole turnaround from 1,000 crore and almost losses or 20 crores of PAT to around 150 crores of PAT kind of a company. क्या so करती है ये कंपनी एग्जैक्ट? So this is garmenting. गोकुलदास बेसिकली गारमेंट्स बनाता है, यूएस को सप्लाई करता है. तो गारमेंटिंग ना बहुत लो केपेक्स आइटम है. आपको स्टिचिंग और आपको मेक श्योर करना है कि आपका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो दूसरे प्लेयर्स है वहां से आपको क्वालिटी मटेरियल आए, आप स्टिच करो, और आपको रिलेशनशिप लेकिन मिल रहा है वॉलमार्ट से या H&M से या ऐसे लार्ज कस्टमर से, जो कि आपके लिए आप समझो कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे आप पे या बहुत सारे क्वालिटी पैरामीटर्स लगाएंगे, लेकिन उनसे बिजनेस आते रहेगा और बहुत बड़ा बिजनेस आते रहेगा. एंड मैं वही समझ रहा था कि भाई टेक्सटाइल में ऐसा क्या है यार, कपड़ा ही तो बनाना है, क्या प्रॉब्लम है? बट माय फ्रेंड इन द पीडीएस वाज सेइंग कि हमारी कम से कम 25 तरह की तो ऑडिट होती है एक गारमेंट बाहर जाने के लिए. आप एक बच्चे के लिए गारमेंट बना रहे हो तो अगर वो 6 प्रोसेस से होके गुजर रहा है तो हर प्रोसेस के बाद आपको मेटल डिटेक्टर लगाना पड़ता है कि भाई कहीं नीडल तो नहीं चली गई, ये तो नहीं होगा कि बच्चे को अगर चुभ गया तो क्या होगा. आपकी डाइज जो होती है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे को जलन ना हो, कपड़ा पहन ले तो. सो ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी नॉर्म्स को क्वालिफाई करना इज वेरी वेरी टफ. तो एंड वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बड़ा केपेक्स नहीं चाहिए आपको, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो क्या? तो अगर गोकुलदास बोलता है कि नहीं मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, या एक किटेक्स बोलता है कि नहीं मैं किड्स में, क्योंकि अगर यूएस में किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो आप पे सूट्स हो सकते हैं और आपके करोड़ों रुपए जो है वो केस में जा सकते हैं. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके एंड गारमेंट जो जिसको पहुंचे वो पूरे एक अच्छी कंडीशन में और अच्छे क्वालिटी के पहुंचे. तो किटेक्स बोलता है कि भाई मैं ये लेने के लिए रेडी हूँ, उसके लिए आप उसको खुद पूरी सप्लाई चेन डालनी हो तो ठीक है, या किसी और से बनवानी हो, बट इट हैज टू मेक श्योर ऑल दोज ऑडिट्स आर इन चेक, ऑल दोज थिंग्स, ऑल दिस काइंड ऑफ डाइज और प्रोसेसेस दैट इज डूइंग इज इन चेक. सो इसलिए गारमेंटिंग में हमने ये देखा है कि आपका एंड कस्टमर से लिंक है, जबकि स्पिनिंग और ये सब तो क्या है, वो डायरेक्ट कस्टमर को तो बेच नहीं रहे, इसलिए वो कमोडिटी बन जाता है. बड़े गारमेंट्स के साथ गारमेंटर्स रिलेशनशिप जो है वो बड़े बायर्स के साथ जहां पे है वहां पे मल्टीप्लायर ज्यादा क्रिएट हो रहा है. तो हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी कि गोकुलदास जैसा प्लेयर हो गया या किटेक्स जैसा प्लेयर हो गया, क्या ये बड़े बन सकते हैं? वो सोर्सिंग अगर इन बड़े लोगों के साथ उनकी टाई अप होती रहे, वो वैल्यू चेन में ऊपर जाते रहे, तो दे कैन डेफिनेटली बिकम लार्जर प्लेयर वाज व्हाट वी वर एनालाइजिंग. एंड दैट इज वेयर वी बिलीव के लॉट ऑफ ट्रेंड्स वर कन्वर्जिंग टू हेल्प देम. क्योंकि आज अगर मान लो $500 million की सेल भी नहीं कर पा रहा है गोकुलदास, है ना, और उसको एक यूएस कस्टमर कभी एक फ्यूचर में आप समझो कि सिंगल कस्टमर कैन बिकम अ $1 billion काइंड ऑफ अ कस्टमर इन 4-5 years टू कम, दैट कैन बी द ट्रेजेक्टरी. तो आप बोलोगे टेक्सटाइल में ऐसा क्या नया हो रहा है, लेकिन इसी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर में मान लो 3x तो इसने सेल किया ना,
तो क्या ये यहाँ से भी 3x कर सकता है? अगर कर लिया तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है या ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो धीरे-धीरे इनकी लार्ज फैक्ट्रीज में बहुत बड़े लेवल पे प्ले आउट होने चालू हो जाए। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.